हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक तो बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और हर बार कहेंगे सर यही लाइन मिलती है आपको बोलने के लिए कि हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब, बट क्या करें, स्टार्ट करने के लिए कहीं से तो पकड़ना पड़ता है ना। और मुझे सबसे अच्छा लगता है यहीं से पकड़ना कि आपका हालचाल पूछ लूँ सबसे पहले, पढ़ने का मन है भी कि नहीं है आपको, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से। ओके, तो रेजोनेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, तो आई थिंक आपको रेजोनेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। तो अभी हम बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की, जो मैंने कल कहा था कि, और नेक्स्ट पिछले वीडियो में कहा था कि रेजोनेंस से रिलेटेड आपके हो सकते हैं, तो वही टॉपिक को आज मैं बताऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर सकता है या नहीं कर सकता है ना। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि सर हम इस मॉलिक्यूल को देख के कैसे बताएं कि भाई इस मॉलिक्यूल के अंदर या इस आयन के अंदर रेजोनेंस है या नहीं है। पहली बात तो ये, तो आज मैं आपको वही बातें सिखाऊंगा जहां पर आप किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर ये बता सकते हो कि भाई इसके अंदर रेजोनेंस आएगी या नहीं आएगी। क्लियर? तो ध्यान से इस बात को समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों के मन में डाउट्स देखे हैं कि सर हमें ये पता नहीं चल पाता कि भाई मॉलिक्यूल की रेजोनेंस कैसे होगी, इसमें रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी, है ना। यही सबसे आज बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। ट्रिक तो क्या है, कंसेप्ट ही है वैसे तो ट्रिक की फॉर्म में भी ले सकते हो उसको आप। अभी तक हमने जो रेजोनेंस पढ़ा वो सारा थ्योरेटिकल था, उसका पेपर में यूज बहुत कम है, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं उसका पेपर में यूज बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो आपसे यही पूछते हैं कि मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें रेजोनेंस है भी कि नहीं है। मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें आपसे ये पूछा जाए कि 4 मॉलिक्यूल आपके हैं, इनमें से किसके अंदर रेजोनेंस हो सकती है। ठीक है, तो रेजोनेंस पता करने के लिए कि रेजोनेंस किस में हो सकती है या किस में नहीं हो सकती है, इसके लिए ही आपको आज का टॉपिक करवाया जाएगा कि किस किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकती है। ठीक है, तो वही कंडीशंस बस नोट करनी है आपको कि किन किन मॉलिक्यूल्स के किन किन आइटम्स के अंदर रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको 2 तरह के बॉन्ड बताए थे भाई। एक मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड, है ना, और एक मैंने आपको बताया पाई बॉन्ड। 2 तरह के बॉन्ड मैंने आपको बताए थे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, है ना। सिग्मा बॉन्ड को नॉर्मली हम सिंगल बॉन्ड से शो करते हैं कि सिंगल बॉन्ड अगर बना हुआ है तो पाई वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड होते हैं, या तो अगर 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक पाई होगा, मैंने बताया था। ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, है ना, ये मैंने बताया था ना। तो इसी चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसी के बेस पे आपको सिचुएशंस को समझना है कि भाई ऐसे किन किन मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, देखिए भाई रेजोनेंस का दूसरा नाम जो होता है, रेजोनेंस का दूसरा नाम पाई कंजुगेशन कंसेप्ट भी होता है। ठीक है, पाई कंजुगेशन कंसेप्ट भी होता है, सॉरी। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा कि इसमें किस तरीके से हम रेजोनेंस को शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली कंडीशन भाई कि किन मॉलिक्यूल्स में हम रेजोनेंस शो कर सकते हैं। अगर आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर इफ मॉलिक्यूल हैव, या मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है, हैव पाई बॉन्ड कंजुगेशन, ठीक है, पाई बॉन्ड कंजुगेशन, तो वहां पर रेजोनेंस के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। कंजुगेशन का मतलब क्या है भाई, एक पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर अगला पाई बॉन्ड। मॉलिक्यूल में अगर इस तरीके से है कि पाई बॉन्ड फिर खाली फिर पाई बॉन्ड फिर खाली फिर पाई बॉन्ड, ठीक है, यानी पाई सिग्मा, तो इस तरीके से अगर मॉलिक्यूल के अंदर आपको दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो हम वहां पर बोल सकते हैं कि वहां पर आपकी रेजोनेंस जो है वो पॉसिबल हो सकती है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं आसान सा, देखिए मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, यहां पर आपका पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा फिर पाई, फिर आगे आप सकता है सिग्मा फिर आ जाए, तो यहां पर इसके रेजोनेंस कैसे बनेंगे, इसके रेजोनेंस बनेंगे भाई कि ये आप यहां ले आइए तो इस वाले को आना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर आ गए कार्बन के ऊपर, तो मतलब इस पे एक्स्ट्रा हो गए तो नेगेटिव आ गया। यहाँ बॉन्ड कितना रह गया, सिंगल, फिर यहाँ CH, और ये पूरा बॉन्ड यहाँ आ गया मतलब डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ CH, यहाँ सिंगल रह गया। अब जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में इन्वॉल्व थे वो इसके भी थे और इसके भी थे,
इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही है, इस तरफ आ गया बस, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन भी ले आया, मतलब इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया इसका। ऐसे ही और क्या हो सकता था, और ये हो सकता था कि भाई ऐसा होने की बजाय अगर ऐसा हो जाता कि ये वाला तो यहां आ जाता और ये वाला यहां आ जाता, तब भी कोई गलत नहीं था। तब क्या बनता, तब बनता हमारे पास कि इस कार्बन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां CH2 आ गया और यहां पर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो आपको कोई मॉलिक्यूल ऐसा दिखे, भाई यहाँ तो आपको डबल और पाई और डबल दिख रहा है ना, ट्रिपल भी हो सकता था, है ना, कि डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर ट्रिपल फिर सिंगल फिर डबल, ऐसे भी हो सकते हैं। तो वो तो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि पाई बॉन्ड आपको कौन कौन से कंजुगेशन में दिए हुए हैं। इसलिए आप वर्ड को समझिए कि पाई पाई बॉन्ड कंजुगेशन का मतलब है डबल ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन में हो सकता है, डबल डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो सकता है, ट्रिपल ट्रिपल कंजुगेशन में हो सकते हैं। ठीक है, तो कंजुगेशन में कौन से बॉन्ड होने चाहिए आपके, कंजुगेशन में आपके पाई पाई बॉन्ड होने चाहिए। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में ऐसी कंडीशन दिखती है तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर रेजोनेंस होगी। एग्जांपल मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया भी था बेंजीन का, इस तरह से। तो यहाँ डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल था, फिर डबल था, फिर सिंगल था, फिर डबल था। देखो तो इसमें भी कंजुगेशन थी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो फिर ये यहां आ गया था, तो ये यहां आ गया था, तो ये यहां आ गया था, है ना। तो इसका क्या बना था हमारा, ऐसे, सॉरी ऐसे। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी क्या है, रेजोनेंस आ सकती है। तो ये हमारी पहली सिचुएशन हो गई भाई कि अगर आपके मॉलिक्यूल या आयंस के अंदर पाई पाई बॉन्ड कंजुगेशन में प्रेजेंट है तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि वहां पर आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं बन सकते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, और इसके अगर हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कैसा होगा, इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होगा तीनों का, देखिए डबल बॉन्ड जो है वो हर कार्बन के पास घूम रहा है कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन थी, समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। इसको करते हैं हम अब साफ। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपकी दूसरी कंडीशन है, वो दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, वो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर मॉलिक्यूल जो है पाई बॉन्ड और लोन पेयर, किसी एटम के ऊपर लोन पेयर है अगर वो, और वो कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ, तो वहां पे हम रेजोनेंस शो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसका भी कि कैसे मैं कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ CH है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ OH है, और इसके पास यहाँ पर हमारे लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इस तरह से है। अब ध्यान से देखिए भाई, यहाँ क्या है आपका पाई बॉन्ड, फिर आपका सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर। तो कंजुगेशन में क्या है आपके लोन पेयर, ऐसे गिनिएगा ना कि पहले पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर, तो कंजुगेशन में हो गया। हमेशा ऐसा होगा जब भी लोन पेयर एटम पर होंगे और रेजोनेंस हमें शो करनी होगी, तो रेजोनेंस में हमेशा एक ही स्ट्रक्चर इसका बनेगा, और वो ये बनेगा भाई कि ये आएंगे यहाँ पे और ये आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहां से तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते वापिस, फिर तो बॉन्ड ही टूट जाएगा, बॉन्ड थोड़ी तोड़ना है हमें। मान लीजिए ये यहां आते हैं तो इसके पास क्या आएगा, फिर इसके पास तो कुछ आ ही नहीं सकता, तो इसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां से क्या स्ट्रक्चर बनेगा कि यहाँ CH2 आ गया नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे आए हैं, सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ O और ये H, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं बॉन्ड में, तो इसलिए पॉजिटिव। तो ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड सिचुएशन हो गई कि भाई अगर आपके बॉन्ड पेयर पाई बॉन्ड और लोन पेयर आपके अगर रेजोनेंस में है तो उस केस में किस तरीके से आप रेजोनेंस शो कर सकते हो। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन देखिए क्या है भाई आपकी, तीसरी कंडीशन आपकी ये होती है कि इफ ए मॉलिक्यूल हैव
पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इन कंजुगेशन। ठीक है, अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है और कंजुगेशन में है, तो वहां पर आपका जो है आसानी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। जिसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर है CH2, यहां डबल बॉन्ड है, फिर यहां CH है, उसके बाद यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड है, यहां पर CH2 है, लेकिन यहां पर चार्ज कैसा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्या है यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर रेजोनेंस कैसे बन सकती है, साफ दिख रहा है आपको कि यहां तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहीं से यहां आ सकता है। तो उसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, अब की बार पॉजिटिव चार्ज यहां दिखा दिया हमने, यहाँ सिंगल रह गया, यहाँ CH, यहाँ डबल बन गया और यहाँ CH2 आ गया, तो इसका सेकंड स्ट्रक्चर बन गया, है ना। तो इस तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हमारा सिग्मा पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज होगा। या हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड कैसा पड़ा है, खाली पड़ा है। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फिर खाली एटम, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या था, पाई बॉन्ड और फिर लोन पेयर। ठीक है, कंजुगेशन में थे, यहाँ पर पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है। इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपका पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज जो आपका है वो आपका कंजुगेशन में हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल तो मैं आपको दे भी चुका हूं वैसे पहले, बट दोबारा दिखा देता हूं कैसे, अगर आपको ध्यान में हो तो। देखिए, ये था, देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बाद क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। वहां पर पिछले केस में क्या था, सिग्मा बॉन्ड के बाद वो खाली था, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो यहां पर भी रेजोनेंस हो सकती है, तो कैसे होगी, ऐसे होगी। देखिए नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा आपके पास, सेंट्रल एटम के पास, तो ये कहां जाएगा, यहाँ जाएगा। ये तो ले नहीं सकता क्योंकि इसके पास तो पहले ही पूरे हैं ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन, एक और आएंगे 10 हो जाएंगे, वो तो गलत हो गया। ऑक्टेट रूल को फॉलो करना जरूरी है, ये रूल है भाई केमिकल स्ट्रक्चर लिखते टाइम। हर एक एटम को कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो एक स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं सारे एटम, तो दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर भी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया था मैंने आपका, C, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और ये ऐसे था, है ना। अब देखिए यहां से भी कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, तो कंजुगेशन तो यहां भी है, यहां है तो फिर ये ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव, है ना। तो ये भी हम कर सकते थे कि जहां पर पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो आपका क्या है, रेजोनेंस शो कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन आपकी बनती है, वो कंडीशन क्या बनती है आपकी, कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर है पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल, ठीक है, तब भी कंजुगेशन पॉसिबल हो सकती है और रेजोनेंस बन सकती है। ठीक है, एग्जांपल मैं इसका देता हूं। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल वो होते हैं भाई जिसपे किसी एटम के ऊपर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 5 तो वैसे होते नहीं, एक ही होता है, कि अगर किसी एटम के पास एक सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एटम फ्री रेडिकल कहलाता है। ठीक है, या पूरा मॉलिक्यूल ही एक्चुअल में फ्री रेडिकल बन जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, किसी एटम पे, किसी मॉलिक्यूल में अगर किसी एटम के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि वो आपका क्या है, एक फ्री रेडिकल हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश जो है वो करता हूं। जैसे मान लीजिए यही है मेरे पास CH2 और डबल बॉन्ड, इसके बाद CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन और एक यहां से इलेक्ट्रॉन, तो ये तो यहां आ गए। ठीक है, तो यहां क्या बनता है, यहां बनता है CH2, अब इस पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये डबल बॉन्ड बन गया और ये CH2। तो इस तरीके से हम जो है मॉलिक्यूल्स में पता कर सकते हैं कि उसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगी या नहीं होगी। इन 4 कंडीशंस में से
4 या 5 जो भी कंडीशन आपको बताई है मैंने, इन 4-5 कंडीशंस में से जितनी भी जो भी कंडीशन फुलफिल करता हो उन सभी के अंदर आपके रेजोनेंस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो बता देता हूं, जिससे आपको याद रहेगी ये कंडीशंस हमेशा। आपको 2 लड़कियों के नाम याद करने पड़ेंगे। वो 2 लड़कियां बहुत शरारती हैं भाई, बहुत ही ज्यादा शरारती हैं, और उनका नाम है प्राची एंड सृष्टि। ठीक है, प्राची एंड सृष्टि, ये क्या है, बहुत शरारती हैं, आर वेरी, वेरी का भी हम बड़ा लिखते हैं, वेरी नोटी। नोटी क्यों है भाई, नोटी किस लिए है, नोटी इसलिए है क्योंकि वो हर टाइम क्या करती हैं, हर पल, फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम वेलापंथी करती हैं भाई। क्या करती हैं, वेलापंथी करती हैं। तो इस ट्रिक से आप जो है याद रख सकते हो कंडीशंस को। प्राची और सृष्टि जो हैं वो बहुत नोटी हैं, हर पल फुल टाइम वेलापंथी करती रहती हैं। ठीक है, कैसे, देखो, P मीन्स पाई बॉन्ड और S मीन्स सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, दो बातें थी कि सिग्मा बॉन्ड के बाद या तो आएगा पॉजिटिव चार्ज यानी वैकेंट होगा, खाली होगा एटम, या फिर आएगा इसके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। वी का मतलब क्या कर सकते हो आप, वैकेंट याद रख सकते हो। ठीक है, वी का मतलब यहां पर क्या कर सकते हो, वैकेंट, खाली, पॉजिटिव चार्ज। वी मीन्स वैकेंट यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद वैकेंट, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद या तो नेगेटिव चार्ज। दो कंडीशन तो आ गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है एन। एन मतलब क्या था, नेगेटिव चार्ज। वी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो याद हो गया। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ये तो वैकेंट हो सकते हैं, पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड उसके बाद वैकेंट, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड उसके बाद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो प्राची एंड सृष्टि आर वेरी नोटी। H मीन्स यहां पर क्या है भाई, H मीन्स यहां पर है हीट्रो एटम। मान लीजिए आपने जो एग्जांपल दी उसमें मैं सब में कार्बन कंपाउंड्स को लिख रहा था, तो कार्बन कंपाउंड्स में अगर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है कार्बन के अलावा या हाइड्रोजन के अलावा, उसको हम हीट्रो एटम बोलते हैं, और उसके ऊपर लोन पेयर है। तो यहां पर बात लोन पेयर की हो रही है भाई। ठीक है, कि अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर क्या होंगे, रेजोनेंस में होंगे, पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर, और पाई बॉन्ड के साथ फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। तो ये आपकी, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बनाया बस मैंने बात कर दो वेलापंथी। तो मेन तो यही है कि प्राचीन सृष्टि आर वेरी नोटी, हर पल फुल टाइम वेलापंथी। तो यहां से आप याद रख सकते हो कंडीशंस को कि क्या कंडीशंस हो सकती है रेजोनेंस के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक हो गया रेजोनेंस के लिए। अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है भाई, उसमें से एक एप्लीकेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी पेपर में आती है, क्वेश्चन आता है वहां से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर भी, तो वो और पढ़ लीजिए बस। उसके बाद हमारा रेजोनेंस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया है 2 वीडियोस का, वरना अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं इतना टाइम शायद इसको नहीं देता। ठीक है, चलिए इसको साफ कर लेते हैं और फिर आपको इसकी एप्लीकेशन बताते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है, लास्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वीडियो में, वो हमारा है एप्लीकेशंस। एक एप्लीकेशन तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बाकी तो इतनी चलो काम चलाओ सी है ही। एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए खास बात जो है वो ये है कि जैसे मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसके हम रेजोनेंस करी थी। फाइनली मैंने आपको एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर का दिया था जिसमें ये हो रहा था कि सब में एक तो सिंगल बॉन्ड था इस तरह से, और एक उनके बीच में क्या था यहाँ पर ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड रखता था, मतलब सभी के बॉन्ड लेंथ क्या हो गई हमारी यहाँ पर सेम हो गई। तो पहली एप्लीकेशन तो ये रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं उन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें लिखना है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल दोज
bond length become equal of all those bonds which are involved in रेजोनेंस। तो जो बॉन्ड्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, हम उसकी बॉन्ड लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो बॉन्ड आपके यहाँ इसमें इन्वॉल्व है। तो इन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है हमारी, नियरली इक्वल हो जाती है रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि सबके नियरली अबाउट सेम एक जैसे बॉन्ड दिखते हैं। ठीक है, दूसरी खास बात, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब क्योंकि देखिए इसमें बॉन्ड ऑर्डर पहले तो होता क्या है वो समझना चाहिए आपको। दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2, नाइट्रोजन के बीच में कितने होते हैं, 3, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। लेकिन रेजोनेंस में दिक्कत ये आ रही है कि रेजोनेंस में बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड आपको अलग दिख रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल ऐसा जो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, हर जगह उसको हम यूज कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए रेजोनेंस का, वो है कार्बोनेट आयंस का ही। ठीक है, जैसे पहले स्ट्रक्चर में यहाँ इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। लेकिन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ इसका कितना हो गया, 2 हो गया, इसका कितना हो गया, 1 है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ 1 है, यहाँ इसका 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया। मतलब एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर फिक्स नहीं है, एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर पक्का नहीं पता कितना है, 2 है कि 1 है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं रेजोनेंस में। तो वो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस जितने भी आपके टोटल स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने भी आपके पाई बॉन्ड है उसको डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, जितने भी टोटल सिग्मा बॉन्ड है, तो वो आपको क्या बता देगा, वो आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बता देगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा। ठीक है, एग्जांपल इसी में लेते हैं, तो देखिए 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, एक ही पाई बॉन्ड है हर एक में, तो 1 डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड कितने टोटल, 1 2 3, तो 3, तो टोटल कितना हो गया 4/3, यानी 1.33। ठीक है, तो यानी कि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स के अंदर बॉन्ड ऑर्डर आएगा, दैट इज 1.33। ओके, तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इन द रेजोनेंस हाइब्रिड टू कैलकुलेट द bond order. Okay, I think we have completed the resonance concept, and now I am giving you some examples which will you try after the video and comment me that you understand or not the resonance concept. Okay, चलिए तो इसको साफ कर दें और आपके लिए कुछ एग्जांपल छोड़ के जाते हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन से आपके हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूं, एक तो आपको कोशिश करना है N2O के लिए, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दे रहा हूं HNO2 के लिए, इसके अलावा मैं आपको दे रहा हूं HN3 के लिए, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दे रहा हूं SO4 2 नेगेटिव के लिए, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दे रहा हूं NO3 नेगेटिव के लिए, इसके अलावा मैं आपको दे रहा हूं NO3 के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स आपके हैं जिनके लिए आपको ट्राई करना है, स्ट्रक्चर ब्लॉक देखने हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, कितना बॉन्ड ऑर्डर इनका आता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के। बहुत थोड़ा टॉपिक अब हमारा रह गया है, मैंने पहले भी आपको बताया था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 2 ही कंसेप्ट आपके हैं जो रह गए हैं बस डिस्कस करने के लिए। तो वो करेंगे हम बाकी वीडियोज में, तब तक के लिए बने रहिए कैमरा के साथ। ऑल द बेस्ट।